Hello students, now we are going to discuss another chapter motion in a plane. अभी तक हमने 3 ऑलरेडी चैप्टर्स के डिस्कशन कर लिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा उसी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो अगेन आप इस वीडियो को इस तरीके से देखें कि जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप कमेंट्री फॉलो करें, जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको कमेंट्री के साथ देखें। हर वीडियो के साथ मैंने प्रॉब्लम फाइल और सॉल्यूशन फाइल भी डाल दी है। आप प्रॉब्लम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इस पूरे वीडियो को देख के अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। सो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ काइनेटिक एनर्जी के। When the velocity makes an angle 30 degree with horizontal, the kinetic energy of the body will be। तो इनिशियली बॉडी को 60 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और जब एंगल 30 डिग्री हो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया जाए तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को ज़ीरो लेते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और यूँ कहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हमने यू ले लिया और जिस समय वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रहा था उस समय की वेलोसिटी को, रादर स्पीड को हमने वी ले लिया, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम होगा। यानी कि ये जो u है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ 60 डिग्री एंड v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos 30 डिग्री, ये दोनों सेम होंगे। और यहाँ से हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एंगल 30 डिग्री है वेलोसिटी कितनी है वो निकाल सकते हैं, और एक बार जब वेलोसिटी निकल गई तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। सो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/3। हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू को दिया गया है के। सो इन टर्म्स ऑफ के और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी k/3 जब एंगल 30 डिग्री मेक कर रहा होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी k/3। सो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों टाइम पर सेम रहना है। हमारे और भी क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर आने वाले हैं, अपकमिंग हम लोग देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। If T1 and T2 are the time of flights for two complementary angles, then the range of projectile R is given by। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं 2-3 बातें, वैसे तो मैंने नोट में भी काफ़ी कुछ लिख दिया है, लेकिन आप जब भी किसी भी दो प्रोजेक्टाइल के रेंज को बराबर कहा जाए, ऐसे दो प्रोजेक्टाइल के बारे में बात की जाए जब उनके रेंज बराबर हो और उनका इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, दो बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक, दोनों की स्पीड सेम हो। इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन is same and their range is same। इसका मतलब उनके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे वो थीटा एंड 90 माइनस थीटा होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब हम धीरे धीरे उसका एंगल बढ़ाते हैं तो इसका जो रेंज है वो अप टू 45 इंक्रीज करता है। ये हमारा लेट से 45 डिग्री है तो इस पर रेंज हमारा मैक्सिमम होता है, लेकिन एंगल जब इससे और बढ़ाएंगे तो रेंज वापस हमारा कम होने लगेगा। और 45 के अलावा किसी भी और एंगल पर जो हमको रेंज मिलेगा वो दो डिफरेंट एंगल्स के लिए हमको मिल सकता है, और वो दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी इस बात को उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बहुत बार इसको रेंज सेम है बस इतना भी दिया जाता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जब रेंज सेम है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही केस है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में हमारे जो टाइम है, हमारा जो मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये सेम नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं।
लेकिन रेंज हमारा सेम होता है। यहाँ पर हमने दोनों के T1 और T2, H1 और H2 ये वैल्यूज़ निकाल दिए हैं। एक में हमने एंगल थीटा लिया है, एक में हमने 90 माइनस थीटा लिया है, जो नॉर्मल हमारे फॉर्मूले होते हैं, और 2u sin थीटा बाई जी फॉर द टाइम ऑफ लाइट, एंड मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन दोनों से हमने T1, T2, H1, H2 के वैल्यूज़ निकाल दिए। अब हमसे पूछा गया है रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये जो रिजल्ट है इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं? तो इसके लिए अपन ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑप्शंस पे हम बार बार देख रहे हैं T1 और T2 को मल्टीप्लाई किया गया, तो कहीं ना कहीं हमको T1 और T2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद जो भी टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ यू सिंपली मल्टीप्लाई T1 and T2 एंड ट्राई टू रिड्यूस द रेंज टर्म, वी आर गोइंग टू गेट 2r by g and r is going to be g by 2 T1 into T2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके और भी रिजल्ट्स हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही हद तक उसी कॉन्सेप्ट का रेप्लिकेशन है। टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट द सेम पॉइंट। अगेन सेम स्पीड से थ्रो किया गया और दोनों सेम पॉइंट पर लैंड कर रहे हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा हमको कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसा बोला नहीं गया है डायरेक्टली, लेकिन जैसा हमने बताया कि इनिशियल स्पीड सेम हो और रेंज अगर सेम हो तो उस केस में हमारा जो एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज़ किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, और बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अब दोनों केस के लिए हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट है उसको फॉर्मूले से यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस की बात है, तो सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाई 2 है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। रेंज की जहाँ तक बात है, यू कैन सी हम लोग H1 और H2 के टर्म्स में अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास H1 और H2 के टर्म्स हैं। यू सी H1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और H2 का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g, और यहाँ पर बीटा को 90 माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा 4 टाइम्स अंडर रूट ओवर H1 H2 का टर्म आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के दौरान हमने ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ r इन दिस इंटायर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमको r स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमको मिल गया, तो ये भी हमारा करेक्ट है। T1 बाई T2 इक्वल्स टू टैन अल्फा। अगर हम T1 और T2 के वैल्यूज़ हमने निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप, यू सी ये T1 का वैल्यू है और ये हमारा T2 का वैल्यू है। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टैन अल्फा का टर्म आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया है, सो इसको भी टिक कर लेंगे। एंड फोर टैन अल्फा रूट H1 बाई H2, हमारे पास H1 का भी टर्म है, हमारे पास H2 का भी टर्म है। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा H1 बाई H2 अंडर रूट ओवर ये भी टर्म हमारा आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बहुत बार क्वेश्चन में हमारा कोई एक ऑप्शन, ये तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो गया, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, कोई भी एक रिजल्ट हमसे पूछा जा सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे तो रेंज कैन बी रिटन एज g by 2 T1 into T2, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट, ये भी हमारा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो रेंज सेम हो, स्पीड सेम हो, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर हमको सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अ गन इज फायरिंग बुलेट विथ वेलोसिटी v0 बाय रोटेटिंग इट थ्रू 360 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट इज। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा गन है जो बुलेट फायर कर रहा है, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा रहा है, लेकिन इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ये वेरिएबल है। मैं इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एंगल को कुछ देर के लिए थीटा बोल दूँ तो ये जो थीटा है ये वेरिएबल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा गन का एंगल है, इसके बीच का जो एंगल थीटा है दिस इज़ गोइंग टू वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री कर देंगे तो बिल्कुल गन वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, जो भी बुलेट फायर करेगा वो बिल्कुल यहीं पर आएगा, और अगर 0 डिग्री करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं लैंड कर जाएगा। और अगर हम थीटा जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली रेंज बढ़ता है, हमें पता है।
और इसको हम रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री में, मतलब इस तरीके से जैसे स्प्रिंकलर होता है, आप लोग ने देखा होगा वाटर स्प्रिंकलर होते हैं, बहुत सारे खेतों में लगाए जाते हैं या किसी गार्डन में लगाया जाता है, वो रोटेट कर करके चारों तरफ पानी थ्रो करता है। बिल्कुल उसी तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पर गन को हम 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं और उसका एंगल, एलिवेशन एंगल चेंज कर सकते हैं। तो हमको मैक्सिमम एरिया बताना है जो बुलेट कवर करेगा, तो उसके लिए जो सर्कल बनेगा, ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी अ सर्कल, और उसका जो रेडियस हमको लेना होगा वो मैक्सिमम रेंज जो हमारा होता है, जो कि 45 डिग्री के केस में बनता है, विच इज यू स्क्वायर अपॉन जी। हम लोग ने ये याद भी किया है। सो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी, एंड यही हमारा उस सर्कल का रेडियस की तरफ बिहेव करेगा। नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर एंड विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये ग्रास ऑफर वाला क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन। अ ग्रास ऑफर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर, यानी कि एक ग्रास ऑफर जो मैक्सिमम जंप ले सकता है वो 1.6 मीटर का ले सकता है। ग्रास ऑफर का जो जंप है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, हाउ फार कैन इट गो इन 10√2 सेकेंड्स। तो 10√2 सेकेंड्स में ये कितनी दूर जाएगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज, इसके हेल्प से उसकी इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज किया है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ से हमको यू का वैल्यू पता चल गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ग्रास ऊपर है उसकी स्पीड और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड है, और 45 डिग्री पर एंगल पर जंप ले रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है तो तभी हमारा पॉसिबल है। अब ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी कि दो कंसेक्यूटिव जंप के बीच का जो गैप है, ग्रास ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से जंप ले रहा होगा। आप देखिए यहाँ से जंप लेके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से ये जंप लेता जा रहा है, और ये जो है ये हमारा आर मैक्स है। ये जो एंगल होगा ये हमारा 45 डिग्री होगा। तो टाइम कितना लगा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम फार्मूला यूज़ करके 2u sin थीटा बाई जी अगर निकालें तो ये 2√2/5 सेकेंड्स आएगा, और हमको टोटल डिस्टेंस कवर करने बोल रहा है 10√2 सेकेंड्स में, यानी कि कितने टाइम इंटरवल और कितना कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर ये हम देखें तो 10√2 डिवाइड बाई 2√2/5, इसमें हमारा आ जाएगा 25 जंप्स, यानी कि इतने ड्यूरेशन में वो जो ग्रास ऊपर है वो 25 जंप ले लेगा, और हर जंप में वो 1.6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 25 इंटू 1.6 दैट इज गोइंग टू बी 40 मीटर। सो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को यूज करनी पड़ी, एक मैक्सिमम रेंज विच इज यूज टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री अगर पुट करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारा फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वहाँ पर थीटा 45 लेते हैं, तो साइन 2 थीटा हमारा 1 के बराबर हो जाता है, और वहाँ से हमको यू मिला, और थीटा चूँकि 45 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग किसके हेल्प से निकाल देंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is projected upward from the top of a tower with velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how much seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मोशन ऑफ ग्रेविटी से। मोशन ऑफ ग्रेविटी का प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ सीधा रिलेशन होता है। अगर किसी बॉडी को हमने किसी h हाइट से अगर अपवर्ड थ्रो किया है, लेट्स से द वेलोसिटी इज u, तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आता है, और इसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला आई रिकमेंड कि आप लोग याद रखिए, t इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट ओवर प्लस यू अपॉन जी। अगर इस बॉडी को हमने ऊपर की जगह नीचे की तरफ थ्रो कर दिया होता, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती, तो बस इसी फॉर्मूले में एकमात्र चेंज करना होगा, जहाँ ये प्लस है वहाँ माइनस करना होगा। मैं फिर से इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये प्लस माइनस, आप ध्यान से देखिए, जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो प्लस यू, और डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो माइनस यू, बाकी फार्मूला यही रहता है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में अगर आप देखो
तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमारा कांस्टेंट मोशन होता है, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, और जो वर्टिकल मोशन होता है वो हमारा अगेन मोशन ऑफ ग्रेविटी अंदर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, लेट्स से दिस इज यू एक्स, दिस इज यू वाई, तो हम लोग इस फॉर्मूले में जहाँ पर u है वहाँ पर यू वाई यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये उसी का रेप्लिकेशन है। तो मोशन ऑफ ग्रेविटी को हमने कितने बखूबी तरीके से इस क्वेश्चन में यूज किया, और डायरेक्टली एक बार में ही ये आंसर हम लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि g का वैल्यू हम सिर्फ 10 लेंगे, क्योंकि उसके साइन को हमने इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के दौरान ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 7 सेकेंड्स। किसी भी प्रोजेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट में जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल in a projectile motion between its starting point and the highest point of trajectory is। प्रोजेक्शन स्पीड हमको दिया गया है u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है थीटा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि इसमें हमको निकालना क्या है। तो इसमें हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से, उसको हम कैपिटल एच लेते हैं, और ये सिमेट्रिकल पाथ होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो रेंज के हाफ होगा, दैट इज गोइंग टू बी r/2। सो ये r/2 और h, अगर इन दोनों को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करें तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको ऐड कर सकते हैं, a² + b² = c², और यहाँ से वहाँ जाने में जो टाइम लगा विच इज़ हाफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट u sin θ/g। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं, r का वैल्यू लिख दिया है स्टैंडर्ड फार्मूला, h का वैल्यू, और टाइम हमको चूँकि सिर्फ टाइम फॉर गोइंग अप ही लेना है, इसलिए यहाँ पर u sin θ/g। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे h² + r/2 का होल स्क्वायर, और वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस एज आवर फाइनल आंसर। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं। बाकी सारे फॉर्मूले ये तो हमको याद ही हैं, तो हम लोग उससे हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल with speed 50 meter per second. If g is 10 meter per second square, the range measured along the inclined is। तो बहुत बार बच्चे इनक्लाइंड प्लेन पर जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से कतराते हैं। हम लोग को सिर्फ बेसिक आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो तो हम इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन से ही थ्रो किया है तो हम लोग अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उसको अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड इसी डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड इस डायरेक्शन में अपने एक्स और वाई एक्सिस को लिया है, और जब इस तरीके से हम लोग अपने एक्सिस को लेंगे तो हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों को उसी डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। मैं यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को एक बार जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल दिया हुआ है लेट्स से अल्फ़ा, मैंने इसको कुछ देर के लिए अल्फ़ा ले लिया, और किसी भी बॉडी को अगर हमने बीटा एंगल पर थ्रो किया, लेट्स से दिस इज आवर बीटा, ये एंगल हमारा बीटा है और ये हमारा यू है। तो जो कंपोनेंट अगर हमने अपने एक्सिस को कुछ इस तरीके से लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ना ही हमारी वेलोसिटी और ना ही हमारा एक्सेलरेशन, इनमें से दोनों में से कोई भी हमारे एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। तो हमको इनके कंपोनेंट्स लेने होंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखूं तो एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और एक अलोंग द इंक्लाइन। ये एंगल अल्फ़ा है तो डेफिनेटली ये जो एंगल है ये भी हमारा अल्फ़ा होगा, और ये हम लिख सकते हैं जी कॉस अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा। सिमिलरली वेलोसिटीज़ के अगर कंपोनेंट देखे जाएँ तो वेलोसिटीज़ के जो कंपोनेंट्स होंगे, हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा v और u cos बीटा, और ये हमारा हो जाएगा u sin बीटा। तो ux, uy, ax एंड ay ये हमने ऑलरेडी उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर निकाल लिया है।
टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा याद रखिए, दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोग मोशन और ग्रेविटी से यूज करते हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी अपवर्ड है u, और उसका एक्सेलरेशन और कहीं यू कहीं रिटार्डेशन अगर डाउनवर्ड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा होता है 2u/g। फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने ये जो प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल लिया है या फिर किसी एंगल पर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह की बात है और बॉडी को हमने इस तरीके से थ्रो किया है और एक्सेलरेशन अगर हमारा इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बिल्कुल वही होगा। अगर मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसके साथ रिलेट करूँ, तो आप देखोगे कि जो u है यहाँ पर वो है u साइन बीटा, और जो g है वो है g कॉस अल्फा। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u/g और 2u साइन बीटा अपॉन g कॉस अल्फा, उसके हेल्प से हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दी। दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट 10√3 इस क्वेश्चन में। और रेंज निकालने के लिए हम लोग को, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं है, तो हम लोग ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे और यहाँ से हमारा ये फाइनल रेंज आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और u का है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 50 cos ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 25√3। यहाँ पर डेटा हमने ऑलरेडी सारा कुछ निकाला हुआ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ये हमको ये करने आना चाहिए जब भी हमारे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपना x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अपना y एक्सिस लेते हैं। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That is again a very beautiful question. At time t is equals to 0, a small ball is projected from the point A with velocity 60 meter per second at 60 degree angle with horizontal. Neglect the atmospheric resistance and determine the two times t1 and t2 when the velocity of ball makes an angle 45 degree with the horizontal x-axis. तो एक तो बात अपने को बेसिक प्रोजेक्टाइल के दौरान हमको समझ में आती है कि अगर किसी बॉडी को हमने किसी भी एंगल पर थ्रो किया है, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाता है उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल कह सकते हैं, वो टाइम के साथ घटता जाता है। तो इनिशियली वो 60 डिग्री है, धीरे धीरे घटते घटते वो 45 डिग्री होगा, और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो उसका जो एंगल है वो टोटली ज़ीरो हो जाता है। फिर जो एंगल है वो नीचे की तरफ हमारा इंक्रीज होता है, और फाइनली जब वो लैंड करता है तो वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो लैंड करेगा तो वो अगेन 60 डिग्री एंगल ही बनाएगा। तो 45 डिग्री एंगल जब बना रहा होगा, अगर उस समय उसकी वेलोसिटी और स्पीड रादर हमने v ले ली, तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। इनिशियली इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो हमारा था 60 cos ऑफ 60 डिग्री, एंड उस समय जब वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है उस समय उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v cos 45 डिग्री होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्पीड आ जाएगा वो 30√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी उस समय की स्पीड हो गई जब बॉडी 45 डिग्री एंगल बना रहा था। अब हमको टाइम बताना है, तो टाइम बताने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ईजी तरीका है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। जब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा था उस समय उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो 30 साइन ऑफ 30√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, तो वो हमारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सी यहाँ पर हमने वी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 30√2 साइन 45, और इसी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बी पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर -30। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर +30 एंड -30। ए पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा, बी पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। और हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है v बराबर u प्लस ए टी। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, एक बार उसमें t की जगह t1 डालेंगे और एक बार उसको t2 डालेंगे, और वेलोसिटी की जगह एक बार +30 डालेंगे और एक बार -30 डालेंगे। तो हमको ये जो टाइम मिलेगा t1 इज़ द टाइम फ्रॉम द बिगनिंग एंड t2 इज़ ऑल्सो टाइम फ्रॉम द बिगनिंग। हमारा कितने टाइम के बाद फ्रॉम द बिगनिंग इनकी वेलोसिटीज़ 45 डिग्री एंगल बनाएंगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एक 3 सेकेंड्स पर और एक 9 सेकेंड्स पर। तो यहाँ पर भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा
कांस्टेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A particle is projected at an angle 60 degree with horizontal with speed v is equals to 20 meter per second, taking z is equals to 10 meter per second square. Find the time after which the speed of the particle remains half of its initial speed. तो कितनी देर के बाद इसकी जो स्पीड है वो हाफ हो जा रही है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि टी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है। तो टी टाइम के बाद अगर हमने उसकी स्पीड को v ले लिया और उसकी एंगल को हमने अल्फा ले लिया, लेट्स एज्यूम दिस, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट में दोबारा रिपीट करूँगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के बराबर होने चाहिए। तो v cos अल्फा दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आफ्टर टाइम t, और ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 cos 60 डिग्री। लेकिन v जो है वो हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड है, इसलिए हमने v को 20/2 से रिप्लेस कर दिया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos अल्फा हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ से अल्फा हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री तब पॉसिबल है जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचा होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने का मतलब है कि जो टाइम होगा वो हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ लाइट विच इज यूज साइन थीटा बाई जी। इसको यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं विच इज 3√3 सेकेंड्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये एक तरीके से तीसरा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, सिंपल वन। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड to clear a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall. Find the angle of projection of the ball. इस तरह के क्वेश्चन में एक नॉर्मल बच्चों की जो मिस्टेक होती है वो 3 मीटर हाइट को मैक्सिमम हाइट की तरह कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो जस्ट क्लियर का मतलब है कि वो 3 मीटर ये है। तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और हमको क्वेश्चन में दिया गया है ये डिस्टेंस हमारा 6 मीटर और ये हमारा 18 मीटर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा डायग्राम इस क्वेश्चन में हम ड्रॉ करें। हाँ, दो तरीके के डायग्राम बन सकते थे। एक डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता था, कुछ इस तरीके का जो हमने ड्रॉ किया है इस क्वेश्चन में, या फिर दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता था। लेकिन चूंकि 6 मीटर इज लेसर तो ये डायग्राम 6 मीटर और ये डायग्राम 18 मीटर ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अगर पहले 18 मीटर होता बाद में 6 मीटर होता तो दूसरा डायग्राम हमको बनाना होता, बट ये जो फर्स्ट डायग्राम हमने ये जो बनाया है ये किसी भी केस में वैलिड नहीं है। तो जस्ट क्लियर्स का ये मतलब कभी नहीं आपको लेना है कि वो मैक्सिमम हाइट है। हाँ, वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन में जस्ट क्लियर द वॉल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वॉल की हाइट को हम मैक्सिमम हाइट लें। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, हम लोग को दो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सिखाई जाती हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद भी होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, एक्स टैन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको यूज किया है, y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आपको अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह मैं कुछ देर के लिए देखूं, अगर ये हमारा रेफरेंस ओरिजिन है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए हम लोग इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो 3 मीटर इज लाइक y and 6 मीटर इज लाइक x, so simply replace y by 3 and x by 6 and solve for theta. We are going to get tan theta is equals to 2/3 and यहाँ से हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए, आगे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेक्टर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन g. At initial moment, the particles were located over a tower at one point and moved with velocities 3 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite direction. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है और अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है। Find the distance between the particles at the moment when their velocities vector become mutually perpendicular. तो आप देखो
यहाँ से अगर इसको थ्रो करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ से अगर इसको थ्रो करें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर की पॉसिबिलिटी बनेगी आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी दोनों की वेलोसिटीज एज अ वेक्टर क्या होगा, अगर आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस और इसको अलोंग वाई एक्सिस इस तरीके से देखोगे, तो चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए v बराबर यू प्लस ए टी हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, v बराबर यू प्लस ए टी, और इसको आई और जे के टर्म्स में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी लिख दी है। -3i कैप इसलिए हुआ है क्योंकि बॉडी को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था पहले वाले को, इसलिए -3i कैप, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी 0 था, तो ये हमारा -3i -10tj। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी अगर देखा जाए तो 4i कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो 4i कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में -10tj। आफ्टर टाइम टी ये दोनों सेम लेवल पर होंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम लोग को रियलाइज़ करनी है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी जो है उन दोनों का मूवमेंट सिमिलर तरीके से हो रहा है, दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों की इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 थे, तो दोनों हमेशा सेम लेवल में ही। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर अगर प्रूव करना है तो उनके डॉट प्रोडक्ट को हमको 0 करना पड़ता है, और वहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू √12/100। ये हमारा टाइम आया है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग √3/5 सेकेंड से लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखी जाए तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी 4 + 3, या अगर हम चाहें तो इंडिविजुअली इन दोनों डिस्टेंसेस को, अगर मैं इसको बोलूँ S2 और इसको बोलूँ S1, तो S1 और S2 को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके भी ऐड कर सकते हैं। S1 हमारा हो जाएगा 3 × t, S2 हमारा हो जाएगा 4 × t, और यहाँ से S1 + S2 आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, S1 = 3 × t, S2 = 4 × t, और टोटल सेपरेशन S = S1 + S2 विच इज इक्वल टू 4 + 3 × t, और ये फिर से वही एक्सप्रेशन आ जाएगा 7 × √3/5। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखिए, अगेन ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही छोड़ देंगे, बट ये भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट का रेप्लिकेशन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथ वेलोसिटी of 40 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. Okay, find the speed of particle when its velocity vector is parallel to the plane. प्लेन के पैरेलल हो जाए कितने टाइम के बाद ऐसा होगा? तो हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 30 डिग्री है, और इसकी जो वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, वो 60 डिग्री विद द ग्राउंड विद द हॉरिजॉन्टल दिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए हमेशा इंक्लाइंड प्लेन वाला फॉर्मूला यूज करें। जब तक प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड को हिट नहीं करता तब तक उसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह ही होता है। तो 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 डिग्री एंगल से अगर उसको प्रोजेक्ट किया गया और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल उसका डायरेक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 30 डिग्री एंगल है तो उस समय अगर स्पीड को v ले लिया जाए तो फिर से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos of 30 डिग्री, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos of 60 डिग्री, और इसके हेल्प से हम उस पॉइंट पर उसकी स्पीड निकाल सकते हैं 40/√3 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हमको जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज जी एट ऑल। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। So moving to the next question, ये one of the most beautiful question है जो इस पूरे डिस्कशन में हम लेकर आए हैं। A particle is projected with velocity 2 √gh so that it just clears two walls of equal height h
which are at a distance 2h from each other, so that the time of passing between the walls is 2 under root over h by g. तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिएट्स टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट h। तो हमने दो वॉल h हाइट के बना दिए हैं और ये डेफिनेटली हमारा मैक्सिमम हाइट से छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से ये बराबर होता तो दो बार तो क्लियर नहीं करेगा इसलिए, और इनका जो पोजीशन है वो बहुत सिमेट्रिकल होगा। अगर मैक्सिमम हाइट के कंपैरिजन में इसको रिलेट करें तो मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम से इस बात को रिलेट करता हूँ। अगर हमारा ये प्रोजेक्टाइल पाथ है और अगर ये h यहाँ पर कुछ ऐसा है तो ये h यहाँ पर ऐसा है, तो बहुत सारी बातें हम लोग सिमेट्री से बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर ये s होगा तो ये भी s होगा। ये अगर मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर x होगा तो ये भी डिस्टेंस हमारा x होगा। कि पैराबोलिक पाथ में चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं। हमको इनके बीच का सेपरेशन ये भी हमारा दिया गया है 2h। डायग्राम में हमने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो हमको A से B मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। आप देखिए डायग्राम A to B का टाइम हमसे पूछा जा रहा है। A से B तक प्रोजेक्टाइल को जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर किसी बॉडी की स्पीड को हमको किसी हाइट पर, किसी प्रोजेक्टाइल की स्पीड को किसी हाइट पर निकालना हो तो उसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। वैसे इसके रिलेटेड कम क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, लेकिन ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे इसको कहते हैं कि सर इसमें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग को अलग अलग डील करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग लेके भी इसको सॉल्व करेंगे, एज्यूमिंग कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमारा स्पीड आफ्टर एट ए हाइट h ये आ जाएगा। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको कंपेयर करें या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाएं, तब भी हम उस पॉइंट पर उसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम या यूँ कहें एनर्जी कंजर्वेशन से इसको निकालना और भी आसान है। जैसे अगर किसी भी बॉडी को हमने u स्पीड से और अदर u स्पीड से थ्रो किया, किसी भी एंगल पर थ्रो किया, डजंट मैटर, और आफ्टर रीचिंग एट हाइट h इसकी स्पीड अगर हो गई है v, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सिंपल लगा सकते हो हाफ mu²। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने ले लिया 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इसको एज ए रिजल्ट हमको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग लेके भी अगर हम सॉल्व करें, जो नॉर्मल तरीका हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया जाता है, तब भी ये रिजल्ट वही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को उस पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है वो हमको मिल गई। अब यहाँ पर हम अगर इस प्रोजेक्टाइल को, इसके छोटे से पार्ट को एक अलग प्रोजेक्टाइल की तरह देखें जिसका एंगल अल्फा है, एट दैट पॉइंट लेट्स से प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो रेंज, उस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो हमारा 2h दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग उस छोटे से प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज़ 2h इज इक्वल टू u² साइन 2, यहाँ पर अल्फा है तो 2 अल्फा बाई जी, और यहाँ से हमको 2 अल्फा मिल जाएगा 90 डिग्री, एंड दैट अल्फा इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। एक बार जैसे ही अल्फा मिला तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है विच इज़ √2gh cos 45 डिग्री, और ये हमारा आ जाएगा √gh। चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे टाइम सेम रहता है और हमारा जो रेंज है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो 2h है, तो टाइम टेकन डायरेक्टली 2h अपॉन vx लिख सकते हैं। यहाँ पर बॉडी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2h है, तो सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यही हमारा हो जाएगा टाइम, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रूफ करने के लिए आया था, बट ये हमारा डायरेक्टली ऑप्शंस में भी दिया जा सकता है। दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन ऑन inclined plane. A ball is projected from point A with velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane as shown in the figure. Range of the ball on the inclined plane is. तो देखिए फिर से यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को हमने परपेंडिकुलर इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन थ्रो किया है, तो उसका रेंज क्या होगा। यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश की है जो पहले
हमने बताया था जब भी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हो तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम इन लॉन्ग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को ही अपना एक्सिस लें। यहाँ पर आप देखिएगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये हमने अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ही लिया है, और जो वेलोसिटीज़ हैं और जो एक्सेलरेशन है उनको इन्हीं के अलोंग ब्रेक करेंगे। क्योंकि वेलोसिटी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दैट मीन्स अलोंग वाई एक्सिस है। एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक हमारा हो जाएगा जी कॉस 30, एक हमारा हो जाएगा जी साइन 30। नाउ जी कॉस 30 ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हमारा वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ u हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर a हो, तो वापस से उसी लेवल पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/a। ये मोशन ऑफ ग्रेविटी से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी चूँकि ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड है विच इज़ परपेंडिकुलर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और अगर u का है रिटार्डेशन जी कॉस ऑफ 30 डिग्री है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं 2u/g cos 30 डिग्री, और यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 4/√3। और देखा जाए तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन है जी साइन 30 डिग्री। यू सी यहाँ पर एक्सेलरेशन जी साइन 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन 0 है, और तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u 0 हो जाएगा, और हाफ एटी स्क्वायर यहाँ पर हमने इसको लिखा है, टाइम हम लोग को पता है, इसको पुट करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं विच इज़ 40/3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 40/3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन को भी हम एक बार अगर एक्स और वाई एक्सिस को लेना सीख जाए अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो क्वेश्चंस हमारे काफ़ी आसान हो जाते हैं। सारा कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही कैरी फॉरवर्ड होता है। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिन बच्चों को समझ आता है वो इसमें भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इनटू अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अंडर ग्रेविटी थ्रो किया गया है। द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री, द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री और द पार्टिकल वेरीज एज। तो हमको स्लोप वर्सेस टी एंड स्लोप वर्सेस एक्स ऐसे ग्राफ दिए गए हैं, तो कौन सा ग्राफ होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर हमने थ्रो किया है तो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, ये हमारा होता है वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो थीटा है वो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और यू है वो इनिशियल स्पीड है, और यू और थीटा ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। यू एंड थीटा फॉर a projectile is constant। कुछ बच्चे इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूँ। u हमारा है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये चेंज नहीं होता। इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज होती है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, बट इनिशियल स्पीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दूसरी बात, थीटा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थ्रू आउट द मोशन हमारा उसका जो एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है, उसका जो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है वो चेंज हो रहा है, बट थीटा इज़ नॉट दैट एंगल, थीटा इज़ द इनिशियल एंगल जो कि एक कांस्टेंट है। तो जहाँ पर भी हमारा थीटा और यू रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। स्लोप की जहाँ तक बात है, तो जब भी y वर्सेस x का इक्वेशन हो तो स्लोप हमारा होता है dy/dx। हम इस पूरी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan थीटा और g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होगा। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, इसलिए tan थीटा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। अगेन जैसा मैंने कहा था ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा a माइनस बी एक्स। तो a माइनस बी एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा, और ऐसा ग्राफ हमको सिर्फ फर्स्ट वाले में दिख रहा है। तो यहाँ पर
मुझे जो एक चेंज है वो t ना हो के ये x होगा और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्लोप वर्सेस टी ग्राफ भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ट्राजेक्टरी वर्सेस टी। तो अगर हम x को t से रिप्लेस करें तो हमारा उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, किसी भी टाइम पर x कैन बी रिटन एज यू एक्स इंटू टी और यू एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो हमारा जो स्लोप है उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं tan थीटा माइनस हाफ और अदर g डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यू एक्स इंटू टी। अगेन यू एक्स यू कॉस ऑफ थीटा होता है, एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होगा और स्लोप को लिखा जा सकता है tan थीटा माइनस जी अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा होल मल्टीप्लाइड विद टी। तो अब ध्यान से देखोगे कि स्लोप वर्सेस टी का भी ग्राफ बिल्कुल उसी। For more videos like this, please subscribe to our channel and press the bell icon. अब फिजिक्स से डर कैसा?